हेलो बच्चों, तो आज जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी के बारे में। हाँ, और टाइम बचा तो वीवीटी भी इसी में डिस्कस करूंगा। ओके नाउ, अगर हम देखते हैं इसके पहले वाला लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लें। हाँ, अब जो है इसमें हम आईपीएससी के बारे में देखेंगे। जनरली आईपीएससी नाम सुनकर के हमको पता चलता है कि ऑर्गेनिक के बारे में सिर्फ आईपीएससी होता है, नहीं, इनऑर्गेनिक में भी होता है। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% आईपीएससी से एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 100% एक क्वेश्चन आईपीएससी से आएगा। हाँ, और नीट वगैरह में भी पूछता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई आईपीएससी नाम दे देगा, 4 ऑप्शन देकर के पूछ लेगा। हाँ, लेकिन बोर्ड का एक क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, सेकंड ईयर के 12th क्लास का एक बोर्ड का क्वेश्चन आईपीएससी से आता है। तो चलिए इसको देखिए, सबसे आसान टॉपिक है, बहुत आसान और सिंपली यहाँ से नंबर गेन करना वेरी इजी है। देखो कुछ रूल है, 2-4 रूल है, बस उसको समझ लेंगे, कोई भी आईपीएससी नाम लिखना इजी हो जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एज वी नो दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ऑर्गेनिक का आईपीएससी टोटली अलग है, वो भी आईपीएससी का मतलब क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नाम लिखने का इसमें अलग अलग रूल दिया, ऑर्गेनिक के लिए अलग दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है क्या रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, केटाइन इज रिटन फर्स्ट। पहले जो है हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, केटाइन को। केटाइन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनाइन। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, एनाइन को। पहले केटाइन को लिखेंगे देन एनाइन को। हाँ, मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeSCN6। हाँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में देखो, अगर इसको तोड़ेंगे, ये आयनाइजेशन स्फीयर वाला टूटेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला टूटेगा नहीं। तो इसमें जब टूटेगा तो लेफ्ट में ऑलवेज, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे तो लेफ्ट में जो भी लिखा रहेगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज लेफ्ट वाला क्या रहेगा, केटाइन, और राइट वाला क्या रहेगा, एनाइन। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में प्रेजेंट है और लेफ्ट में आयनाइजेशन स्फीयर, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये किसमें टूटेगा, 4K प्लस, और इस ये किसमें टूटेगा, FeCN होल 6 -4, इसमें टूटेगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स पे, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और पोटेशियम पे प्लस आ रहा है। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम का, ना करके हम पहले नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, केटाइन का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर याद नहीं रखना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर। अगर आयनाइजेशन स्फीयर इधर रहा तो पहले जो है केटाइन का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन राइट में है, आयनाइजेशन लेफ्ट में है, मतलब केटाइन लेफ्ट में रहेगा ऑलवेज, तो यहाँ पे हम पहले किसका लिखेंगे, पोटेशियम। अब देखो जब भी आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो वहां पे उसका नंबर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर आर सेटिस्फाइड बाय द एटम या चार्ज। हाँ, तो इसके चार्ज से सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे इसका नाम हम जो लिखेंगे तो पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद आगे वाला क्या लिखेंगे वो नेक्स्ट रूल में देखेंगे। पोटेशियम हम लिखेंगे, ना करके यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 पोटेशियम है, टेट्रा। जब भी आयनाइजेशन स्फीयर का लिखेंगे तो वहां पे नंबरिंग उसका नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम डैश करके इसको काट देना कि टेट्रा पोटेशियम जो है नहीं लिखेंगे। टेट्रा पोटेशियम इज नॉट राइट, ओनली पोटेशियम। आयनाइजेशन स्फीयर वाले का सिर्फ और सिर्फ नाम लिखेंगे, उसका जो है नंबरिंग हम डिसाइड नहीं करेंगे। लिगेंड का जब लिखेंगे तब उसका नंबर लिखेंगे। ओके, तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि पहले केटाइन को लिखेंगे। इसमें केटाइन कौन है, ये है केटाइन, कौन है, पोटेशियम। तो पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे और आयनाइजेशन स्फीयर में नंबर नहीं लिखना, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, इस सेकंड रूल में अगर हम जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज प्रेजेंट होता है, एक लिगेंड, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड इज फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम का मतलब पहले लिगेंड लिखेंगे देन आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब लिगेंड में भी जो है, किस लिगेंड को पहले, अगर डिफरेंट टाइप का हेटेरोलेप्टिक लिगेंड प्रेजेंट है तो किसका नाम पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए, जो नाम लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। ये पहला रूल क्या है, केटाइन फर्स्ट, पहले केटाइन का नाम लिखेंगे। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखने में लिगेंड इज फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स इज एनाइन। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स हो सकता है केटाइन, एनाइन या न्यूट्रल हो, 3 टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप का हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो अगर एनाइन है, सिर्फ एनाइन के लिए स्पेशली है कि अगर एनाइन है तो उस केस में जब सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे ना, उसमें ATE सफिक्स यूज करेंगे। ATE सफिक्स इज यूज्ड इन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम।
फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये कोई एग्जाम्पल है, तो ये टूटेगा किसमें, 2k प्लस और NiCl4-2 इसमें टूटेगा। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया। कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स पे, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अगर एनाइन है तो यहाँ पे निकल के जगह पे, निकल नाम लिखने की जगह पे निकलेट ATE यूज करेंगे। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे बिकॉज पोटेशियम आयनाइजेशन स्फीयर में है। क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो। अब निकलेट, NiCl, निकल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे। हाँ, निकलेट। और थर्ड जो है आगे जो है हम रूल में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, आगे जो है हम पढ़ेंगे। ये रूल क्या कहता है, थर्ड रूल, कि हमारा अगर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है या कॉम्प्लेक्स एनाइन है, उस केस में जब सेंट्रल मेटल एटम यूज लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, निकल है, उसमें ATE सफिक्स यूज करेंगे। क्या, ATE, निकलेट। हाँ, अब देखो कुछ मेटल में ऐसा है कि ATE डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। अगर मान के चलो निकल है तो निकलेट, क्रोमियम है तो क्रोमिएट, क्रोमियम एट, और जिंक है तो जिंकेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट। हाँ, इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन कुछ एक मेटल में डायरेक्टली उसके आगे एट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आयरन, क्योंकि इसके लैटिन नेम के आगे एट लगाएंगे। आयरन है अगर केटाइन प्रेजेंट है, केटाइन है या न्यूट्रल है, तब तो इसका नाम आयरन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयरन। लेकिन एनाइन है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट, इट, फेरेट। नो, अगर Ag है तो इसका नाम तो अगर केटाइन है या फिर न्यूट्रल है तो क्या लिखेंगे, सिल्वर। सिंपली क्या लिखेंगे, सिल्वर। लेकिन अगर यहाँ एनाइन है तो एनाइन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। क्या नाम होगा, अर्जेंटेट, क्योंकि अर्जेंटेनम इसका जो है लैटिन नेम है। अगर गोल्ड है तो केटाइन में हम क्या लिखेंगे, सिंपली गोल्ड। अगर एनाइन है तो क्या लिखेंगे, ऑरेट। क्या लिखेंगे, ऑरेट। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल 3 के बाद हम देखते हैं रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 क्या कहता है कि इफ डाई ट्राई इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेम ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड के नेम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई वर्ड प्रेजेंट है तो उस केस में हम यूज करेंगे क्या, अगर उसके अलावा भी 2-3 प्रेजेंट है तो यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राट्रिस, ये सब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पे देखो ईएन होल ट्वाइस है, ईएन 2 ईएन है, तो मतलब इसको डाई ईएन नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ईएन में ऑलरेडी जो है इथाइलिन डाई अमीन डाई यूज हो चुका है। अगर डाई ट्राई वर्ड यूज हो चुका है तो फिर से उसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बिस इथाइलिन डायमीन। हाँ, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिस इथाइलिन डायमीन, सॉरी, इससे पहले इसका नाम लिखेंगे डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लस आएगा, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे कोबाल्ट ही रखेंगे, कोबाल्टेट नहीं करेंगे। कोबाल्ट ब्रोमाइड ये आगे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 20 इथाइलिन डायमीन। यहाँ पे देखो ईएन होल थ्राइस है, ईएन का मतलब इथाइलिन डायमीन, डायमीन मतलब ईएन ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो यहाँ पे जो 3 है इसके लिए हम जो है ट्राई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाय ट्राई में से कोई यूज हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। क्या यूज करेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। रूल 5 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम is written in small bracket with central metal atom in रोमन। रोमन में जो है हम क्या यूज करेंगे, जो भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम केटाइन का नाम लिखेंगे। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले केटाइन का नाम लिखेंगे। रूल सेकंड क्या कह रहा है
कि हम जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का लिखेंगे, बाद में सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि अगर जो है एटीई मतलब अगर एनाइन जो है कॉम्प्लेक्स जो एनाइन है तो एटीई सफिक्स यूज करेंगे, अगर एनाइन नहीं है तो डायरेक्ट उसका नाम लिख देंगे। अगर आयरन है तो आयरन ही लिखेंगे, अगर एनाइन है तो आयरन की जगह पे फेरेट यूज करेंगे, अगर निकल है तो निकल की जगह पे निकलेट यूज करेंगे, और एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो। फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर लिगेंड के अंदर बाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी यूज हो चुका है नेम, तो उस केस में डाई ट्राई को यूज नहीं करेंगे, बिस ट्रिस टेट्रा ट्रिस का यूज करेंगे। एंड फिफ्थ रूल क्या कहता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल मेटल एटम का होगा वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रोमन में। हाँ, तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये 5 रूल है, इसको अगर अप्लाई करने आ गया तो आईपीएससी नाम लिखना वेरी सिंपल इजी हो जाएगा। चलिए इसका अप्लाई करके हम जो है नाम लिखना देखते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है। तो पहला है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6। तो Na3AlF6 का हम नाम लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि सोडियम ये लेफ्ट में प्रेजेंट है ना, लेफ्ट में प्रेजेंट है तो मतलब ये केटाइन होगा, तो केटाइन का हम सबसे पहले नाम लिखेंगे। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे। और केटाइन किसमें, आयनाइजेशन स्फीयर में। आयनाइजेशन स्फीयर में नंबर अपन नहीं लिखते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम। ट्राई सोडियम नहीं होगा बिकॉज आयनाइजेशन स्फीयर में नंबर हम नहीं लिखते। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। अब देखो अब क्या बचा, अब इस पे जो है Na पे प्लस आएगा क्योंकि ये केटाइन है, इस पे माइनस आएगा ना, तो माइनस आएगा मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसमें जब सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो उसमें एटी सफिक्स यूज करेंगे। ओके, तो चलो इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखते हैं तो सेकंड रूल क्या कहता है, लिगेंड इज फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है, फ्लोरिडो। तो इसका कितना फ्लोरिडो है, लिगेंड में जो है नंबरिंग देंगे, क्या है इसमें, हेक्सा फ्लोरिडो, और क्या है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है तो एटी सफिक्स यूज कर, एल्यूमिनेट। और स्मॉल ब्रैकेट में रूल फोर क्या कह रहा है, अगर इसमें ऑलरेडी डाइट्राई यूज हो रहा है तो बिस्ट्रिस यूज करेंगे, यहाँ पे डाइट्राई यूज ही नहीं हुआ तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो रूल 5 क्या कह रहा है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एल्यूमिनियम का निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का कितना आ जाएगा, सोडियम एक पे +1 होता है तो 3 पे कितना हो जाएगा, +3 प्लस एल्यूमिनियम का x मान लेंगे, फ्लोरीन पे -1 होता है, कितना फ्लोरीन है 6 ओवरऑल 0, तो कितना हो जाएगा x3 + x - 6 = 0, x = कितना हो जाएगा +3। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे रोमन में 3। हाँ, ये हमारा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट थर्ड। सिंपल ही है, समझ में आया। नेक्स्ट अगर देखते हैं सिस्प्लेटिन, इसमें यूज होता है एंटी कैंसर एजेंट। हाँ, एंटी कैंसर एजेंट मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है सिस्प्लेटिन। तो इसका क्या आईपीसी नाम लिख सकते हैं, यस। इसमें देखो कोई आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट ही नहीं है, केटायन एनायन का यहाँ पे चक्कर ही नहीं है, बस एक ही लिखना है किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने बोला था क्या, रूल फर्स्ट का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे केटायन एनायन ही नहीं है, यहाँ पे तो न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेंट्रल मेटल सॉरी लिगेंड फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। और लिगेंड भी देखे थे, लिगेंड भी कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या है, ये अमीन है, ये क्लोरिडो है, अमीन में ए से स्टार्ट होता है और क्लोरिडो सी से स्टार्ट होता है। तो अमीन और क्लोरिडो में पहले नाम किसका लिखेंगे, अमीन में। तो अमीन यहाँ पे जो है कितना है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, डाई अमीन। और क्लोरीन कितना है, 2, तो डाई क्लोरिडो और प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पे जो है एनाइन नहीं है तो न्यूट्रल है या केटायन है, सिंपल नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। अब जो है स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नहीं पता है, एक्स मान लो। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है अमीन, यस, न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना होता है 0, और प्लस क्लोरीन कितना होता है -1, तो 2 क्लोरीन है, -1 × 2 = ओवरऑल चार्ज कितना है 0, कितना आ जाएगा x - 2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 2, तो रोमन में क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। हाँ, ये अपना नाम हो जाएगा सिस्प्लेटिन का, क्या नाम हो जाएगा, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। अभी जो है बहुत सारा एग्जांपल में इसको समझे थे पिछले लेक्चर में भी, तो इसका नाम क्या है ये तो पता करें, इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बट आईपीसी क्या कहता है देखो,
आईपीएससी पहले हम किसका नाम लिखेंगे, केटाइन का। लेफ्ट में जो है केटाइन, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या नाम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं, सिर्फ पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। अब इसका अब क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो, इस पे अगर ये केटाइन है, इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसा आएगा, एनायन। एनायन होगा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसमें जो है एटी सफिक्स यूज करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो चलो इसमें लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, साइनिडो। क्या है, साइनिडो। तो हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। और आयरन को हम क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट क्योंकि एनायन है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो पोटेशियम का कितना होता है, 1। 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस आयरन का x, और साइनाइड का -1 होता है। -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आयरन 2। आयरन 2, ये इसका नाम हो जाएगा आईपीएसी नेम। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 2 इज द आईपीएसी नेम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। हाँ, तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो लेफ्ट में प्रेजेंट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है। लेफ्ट वाला क्या होगा, केटाइन होगा, राइट वाला क्या होगा, एनाइन होगा। हाँ, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या है, आयरन, क्योंकि केटाइन में सिंपली हम नाम लिख देते हैं। क्या नाम है, आयरन। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। इफ यू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फर्स्ट वी हैव टू राइट द लिगेंड। पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, फेरेट। क्या होगा, फेरेट, क्योंकि एनायन है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, फेरेट। फेरेट। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है आयरन कितना है, चलो इसको जो है हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे कितना, किसमें ब्रेक होगा, ये 4Fe+3 प्लस में, क्योंकि ये आगे आएगा और ये इसका चार्ज में हो जाएगा। और ये कैसे टूटेगा, 3FeCN होल 6 पे पावर -4, यही आएगा ना 3। तो यहाँ पे इस पे -4 है, सॉरी यहाँ पे होल 6 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आयरन का x मानेंगे -6, क्योंकि एक साइनाइड पे 1 होता है, तो 6 साइनाइड पे -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -4। -4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 2। क्लियर, सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम के बाद में लिखना है। ओके, तो ये था हमारा आईपीएसी नेम लिखने का तरीका। हाँ, इस तरह से सारे आईपीएसी नेम तुम लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे लिखेंगे, मान लो कि अगर ये तो था कि हम जो है कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उससे आईपीएसी दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक तो तुमको क्या करेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और बोलेगा आईपीएसी नेम लिखने, वही 4 रूल यूज करना है, सिंपली लिखना है जैसे अभी मैंने लिखा। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि कोई नाम दे देगा और बोलेगा तुमको इसका कॉम्प्लेक्स लिखना है। कोई नाम आईपीएसी नेम दे देगा और बोलेगा इसका कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो, तो कैसे लिखेंगे, देखो फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले मेटल सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद लिगेंड। नाम लिखने में पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, सॉरी पहले लिगेंड लिखते हैं उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन स्ट्रक्चर में पहले सेंट्रल मेटल एटम उसके बाद लिगेंड लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर जो है हमारा लिगेंड पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक लिगेंड आर प्रेजेंट, देन स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर मोनो एटॉमिक है तो उसमें जो है स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया पॉली एटॉमिक है, यस, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो टाइप का जो है एलिमेंट है, इसलिए पॉली एटॉमिक है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन है, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब मल्टी एटम है, तो इसमें क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। इसमें इन क्लोरीन सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक, इसलिए इसमें जो है अपन यूज नहीं करेंगे, क्या क्या यूज नहीं करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। Br भी सिंगल एटम है, इसलिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है नाम लिखा है इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे नाम से हम अपना स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2। सोडियम लिखा है, सोडियम मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, क्योंकि अगर ये सेंट्रल मेटल एटम होता, सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज जो है लिगेंड के बाद लिखा होता है। तो यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, Na पे +1। और ये क्या कह रहा है, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। हाँ, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट मतलब Zn, Zn से क्या लगा है, OH हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड कितना है 4। हाँ, अब देखो कि इस पे चार्ज कितना आएगा। हाँ, Zn पे चार्ज कितना होता है, Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है +2 है। हाँ, और OH पे चार्ज कितना होता है -1, OH पे चार्ज कितना होता है -1। हाँ, तो 4 OH पे माइनस चार्ज कितना होगा, -4। तो ओवरऑल चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, +2 -4। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, -2। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज टोटल कितना आएगा, -2, बिकॉज Zn पे +2 चार्ज है, ऑलरेडी दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और OH पे -1 होता है, लेकिन 4 OH है, तो 4 OH पे -4 और +2, ओवरऑल कितना आ जाएगा, -4 और +2 कितना आ जाएगा, -2। तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, -2। अब देखो कॉम्प्लेक्स को जो है हम कंपाउंड को मिलाते कैसे हैं, इसका चार्ज जो है हम एक्चुअली 9th-10th में जो ये बताया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन करने का। इसका चार्ज यहाँ लिखो, इसका चार्ज कितना है 1, और इसका चार्ज यहाँ पे लिखो, ये कितना है 2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, Na2 Na, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ZnOH होल 4, और ये कितना रहेगा 1, जनरली 1 लिखते नहीं है, क्या बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स Na2ZnOH होल 4। हाँ, ये अपना कंपाउंड बन जाएगा, कौन, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2। हाँ, अब जो है नेक्स्ट क्या है, डाइअमीन सिल्वर 1। डाइअमीन मतलब क्या है कि ये लिगेंड दे रखा है, डाइअमीन सिल्वर 1 मतलब क्या, ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा, और सल्फेट जो है आयनाइजेशन स्फीयर में आएगा। हाँ, क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है। तो चलिए डाइअमीन सिल्वर 1 को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, AgNH3 होल ट्वाइस। अब जो है अमोनिया क्योंकि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो चार्ज जो होगा वो किसकी वजह से आएगा, Ag की वजह से, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा, +1। अब सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2। अब यहाँ पे चार्ज कितना है 1, और यहाँ पे चार्ज कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कंपाउंड कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस इसका 2, और सल्फेट SO4 1 को जनरली लिखते नहीं, तो ये अपना कंपाउंड बन जाएगा क्या, डाइअमीन सिल्वर 1 सल्फेट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं और भी एग्जांपल देखेंगे, तो क्या लिखा है, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। पेंटा एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर होता है, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो क्रोमियम, मेटल अपना अपना क्या दे रखा है, क्रोमियम, Cr पहले हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद जो है क्या है, पेंटा एक्वा मतलब H2O कितना है, पेंटा मतलब 5, H2O 5, नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो मतलब NO2 माइनस, नाइट्रिटो मतलब NO2 माइनस। अब NO2 माइनस जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी। अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो हम लिखते हैं ONO, ONO का मतलब अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो NO2 मतलब यहाँ से नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसलिए नाइट्रिटो O। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ONO, ONO, ये है नाइट्रिटो O। हाँ, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो O क्रोमियम थर्ड। हाँ, और क्लोराइड, क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, -1, क्लोराइड पे चार्ज -1। अब नाइट्रिटो पे चार्ज कितना होता है, NO2 पे -1 चार्ज होता है, कितना होता है, -1। अभी हमने देखा था पहले टाइप ऑफ लिगेंड में। तो देखो क्रोमियम पे +3 है, क्रोमियम पे +3 है, नाइट्रिटो पे -1 है, इस पे 0 है, तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, +3 0 -1 कितना आएगा, +2 आएगा ना, +2 आएगा। तो इसका चार्ज कितना है 2, इसका चार्ज कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बनेगा CrH2O होल 5 ONO, और ये कितना आएगा 1, और Cl2, ये 1 और ये 2, 1 जनरली लिखते नहीं, तो ये अपना कंपाउंड बन जाएगा क्या, पेंटा एक्वा
ओ नाइट्रिटो ओ क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिस इथाइलिन डायमीन। ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो चलिए देखते हैं। ट्रिस इथाइलिन डायमीन मतलब EN, और क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट है तो मतलब क्या आ जाएगा, CO। और इथाइलिन डायमीन क्या होता है, EN। और EN कितना है, ट्रिस का मतलब 3। हाँ, और इस पे चार्ज कितना है, EN जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इथाइलिन डायमीन इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0। और कोबाल्ट पे कितना दे रखा है, +3। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा, 3 + 0 कितना आ जाएगा, +3। एंड सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, SO4 -2, इस पे चार्ज -2 होता है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, COEN होल थ्राइस और SO4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। हाँ, COEN होल थ्राइस पूरे की होल ट्वाइस, पूरा होल ट्वाइस, एंड SO4 होल थ्राइस। दिस विल बी द कंपाउंड ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। नेक्स्ट देखेंगे आयरन हेक्सासाइनेडोफेरेट 2। आयरन हेक्सासाइनेडोफेरेट 2, तो चलिए देखते हैं। आयरन 3 है, आयरन 3 का मतलब Fe पे चार्ज कितना है, +3। हेक्सासाइनेडोफेरेट मतलब FeCN होल 6, और आयरन पे चार्ज कितना है, CN पे कितना होता है, -1। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल यहाँ पे चार्ज इसके वजह से कितना आ जाएगा, -1 CN पे -1, तो 6 CN पे -6, और आयरन पे +2। ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, +2 -6 कितना आ जाएगा, -4, कितना आ जाएगा, -4। और इस पे कितना है, +3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, Fe4 और FeCN होल 6, इस पे क्या आ जाएगा, ट्राइस। हाँ, दिस विल बी, इसको क्या बोला जाता है, फेरीफेरोसाइनाइड। क्या बोला जाता है, आयरन 3 हेक्सासाइनेडोफेरेट को फेरीफेरोसाइनाइड, फेरी मतलब 3, फेरो मतलब 2, फेरीफेरोसाइनाइड। इसको पर्शियन ब्लू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्शियन ब्लू। हाँ, तो ये था हमारा आईपीएससी। इस टाइप का क्वेश्चन आईपीएससी से आता है। सिंपल था कितना, अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है करना इजी में हो जाएगा। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके करना इस टाइप से आराम से हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो कौन सा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज बीबीटी। इस टॉपिक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का हार्ट कह सकते हैं। बीबीटी एंड सीएफटी इज हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया और बीबीटी से और सीएफटी से नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीबीटी और सीएफटी से 100% क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा भी आता है, इस चैप्टर से भर के क्वेश्चन आता है हर टॉपिक से, लेकिन यहाँ से तो फिक्स है, बीबीटी एंड सीएफटी इस चैप्टर का हार्ट है, यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत। हाँ, तो चलिए देखते हैं बीबीटी को इजी मेथड में। हाँ, तो क्या होता है बीबीटी, सबसे पहले डेवलप किसने किया था, लिनियस पॉलिंग ने। लिनियस पॉलिंग ने क्या बताया बीबीटी के बारे में, कि सेंट्रल मेटल एटम जितना भी होता है, सेंट्रल मेटल, अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। वो लूज जितना इलेक्ट्रॉन करता है, किसके बराबर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा, और वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, यस, अगर सेंट्रल मेटल एटम जो है सेम नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो लोन पेयर जो है लिगेंड देता है, तभी तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, द एम्प्टी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी n-1d ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल। हाँ, अगर n-1d है तो उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल, और आउटर है तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। हाँ, nd है तो आउटर ऑर्बिटल, n-1d है तो इनर ऑर्बिटल। जनरली n-1d फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और उसका स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक होगा। जनरली इसमें लो स्पिन होता है और डायामैग्नेटिक, और n-1d में। और nd में क्या होता है, जनरली nd में क्या होता है, फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन एंड पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो चलो ये तो थ्योरी था। अब इसको जो हम समझते देखते हैं बीबीटी का यूज कैसे होता है।
तो मान लो कि अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे जो हम बेसिकली बीबीटी से हम क्या फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये किस किस को एक्सप्लेन करता है बीबीटी एंड सेफ्टी? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन को, कलर को, स्टेबिलिटी को और मैग्नेटिक मोमेंट को, इन सबको जो है, और ज्योमेट्री वगैरह, इन सबको एक्सप्लेन करता है। तो चलिए अगर देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? एसपी। हाइब्रिडाइजेशन विल बी एसपी। और एसपी का शेप कैसा आता है? लीनियर। एसपी का शेप कैसा आता है? लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना है? 3 है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? sp2। और उसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी आर देयर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर इनर है तो bsp2, और आउटर है तो, पहले आउटर ही लिख देते हैं। अगर आउटर है तो अपना क्या आएगा? sp3, और इनर है तो क्या आ जाएगा? bsp2। और आउटर मतलब sp3 का जो है शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एंड इनर dsp2 का शेप कैसा आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इस केस में भी हमारा 2 पॉसिबिलिटी आर देयर। क्या हो सकता है? sp3d या फिर dsp3। हाँ, और इस केस में क्या आएगा? शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाँ, अब लीनियर का शेप कैसा होगा? मतलब एज वी नो लीनियर का शेप इस तरह से होता है। ट्राइगोनल प्लेनर का जो है, ट्राइगोनल प्लेनर का शेप ऐसा होगा। टेट्राहेड्रल का कुछ इस तरह से होता है। स्क्वायर प्लेनर का कुछ इस टाइप से होता है। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का इस तरह से होता है, एक ऊपर एक नीचे। हम नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है। एक क्या हो सकता है? sp3d2, और दूसरा क्या हो सकता है? d2sp3। अब इसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल। एंड d2sp3 को क्या बोलते हैं? इनर ऑक्टाहेड्रल। हाँ, तो ये सब हम जो है अभी फाइंड करेंगे बीबीटी की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे ये सब। नेक्स्ट, जो अगर हम देखेंगे, अगर हमारा मान के चलो बीबीटी लगाएंगे, बाद में सीखेंगे हम कैसे लगाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं इसको। तो अगर हमारा n की वैल्यू, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस केस में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा शो करेगा? डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट के से अपना अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, मैट्रिक से अट्रैक्ट नहीं होगा। इफ नॉट n नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0 का मतलब उसमें जो है कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा शो करेगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और वो कलर्ड भी होगा। हाँ, अब इसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किससे किया जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल होगा जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही म्यू की वैल्यू आएगी, और जितना म्यू की वैल्यू उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो जनरली अगर जो है तुमसे पूछेगा एग्जाम वगैरह में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो सिंपली इसको कर सकते। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको लगाने की जरूरत नहीं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। चलो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं इसमें, तो n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 इंटू 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा? √3। 1 प्लस 2 इज √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। हाँ, √3 अगर 4 होता तो कितना आता? 2 आता। 1 होता तो 1 आता, तो इसके बीच में कुछ आता है। हाँ, अगर 2 होगा तो कितना आ जाएगा? अगर 2 होगा तो √2 इंटू 2 प्लस 2 इज 4, 4 2 जा 8। हाँ, तो √8 की वैल्यू कितनी आती है? 2.88 के आसपास आएगा। क्लियर? तो जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा? 1.73, 2.8, 2.82 के आसपास आता है। 823 है तो 3.88,
4.94, 5.96 इतना के आसपास आएगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट समथिंग जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। क्लियर? तो अब चलिए निकालते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। हाँ, तो मान लो अगर तुम्हारा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है पिछले लेक्चर में। हाँ, तो जितना भी वीक लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं कर पाता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। अगर मान के चलो 3D 4S और 4P है, 3D 4S 4P है, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर बनेगा। कैसा बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल है, या तो DsP2 बनेगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो DsP3 बनेगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 बनेगा। हाँ, D2sp3 बनेगा। और इन सब का जो है केस कैसा होगा, दिस विल बी लो स्पिन, लो स्पिन, और क्या कह सकते हैं, इनर होगा, ये इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, और ज्यादातर जनरली डाया मैग्नेटिक। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे जो है ये इनर वाला फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ड्यू टू लिगेंड देन कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लिगेंड, अगर लिगेंड की वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। कैसे करता है अभी देखेंगे। पेयरिंग करता है तो उसके वजह से क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो उसका स्पिन कैसा आ जाएगा, लो। हाँ, तो चलिए फॉर एग्जांपल दिस इज NH3 एज वी नो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या है, कोबाल्ट पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम X मान लेंगे, और कोबाल्ट NH3 का कितना होता है 0, 0 into 6 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3। अब हम जानते हैं कोबाल्ट का जो है क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 27। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना है, 27। अब 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन में कितना चला गया, 18 और 4s2 3d7, 4s2 3d7 यही आएगा ना। अब ये क्या है, नॉर्मल कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट +3 है, तो इस केस में जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, S से, तो 2 यहां से निकाल दो, 1 यहां से निकाल दो, क्या बचेगा 3d6। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, 3d6। अब मान लो 3d6 है, अब इसका जो है अपने को क्या करना है, VBT लगाना है इसमें। तो चलिए VBT कैसे लगाएंगे, तो मान लो इसमें कितना है 3D में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है। ये क्या है, दिस इज 3D के बाद क्या होता है 4s के बाद 4p के बाद आगे 4D भी होता है। हाँ, तो चलिए अभी 4D का जरूरत होगा तो बना लेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं बनाएंगे। हाँ, तो चलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपन पुट करते हैं इसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3D6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 ये पेयरिंग करवाएगा मतलब क्या, ये इसको उठा करके यहाँ डाल देगा और इसको उठा करके यहाँ इसका पेयरिंग करवा देगा। तो अब नया हमारा जो है क्या बचेगा, नया हमारा ऑर्बिटल कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 बन गया। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे, और ये 2 खाली हो जाएगा, ये 2 खाली हो जाएगा, और sp अपना क्या है, खाली है, 4sp खाली है और 4p भी खाली है। अब जब लिगेंड आएगा अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करेगा, जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टोटल 6 NH3 है, तो एक NH3 आकर के यहाँ पे अपना लोन पेयर ऐड करेगा, दूसरा NH3 जो है अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तीसरा NH3 जो है लोन पेयर यहाँ देगा, और चौथा NH3 लोन पेयर यहाँ देगा, और 1 2 3 4 NH3 पांचवा यहाँ, और 6 NH3 नॉन पेयर यहाँ देगा। तो चलो इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन में मतलब कौन कौन सा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें से कौन कौन सा ऑर्बिटल, तो यहाँ पे देखो 2 D ऑर्बिटल है क्योंकि ये 3D है ना,
और ये 4s है, ये s ऑर्बिटल है, ये p है। तो टोटल कौन सा सब कितना d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा d2, और एक s है, p में कितना है 3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू D2sp3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। और इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, देखो पेयरिंग हो गई, n इज इक्वल टू 0, इसलिए म्यू की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उसकी स्पिन उतनी ज्यादा, तो स्पिन कैसा रहेगा, लो स्पिन, लो स्पिन। और कलर्ड या कलरलेस, कलरलेस रहेगा, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर आता है, तो ये कलर हो गया कलरलेस, कलरलेस। तो सिंपली वीवीटी में क्या करना है, तुमको इस तरह से जो है डी ऑर्बिटल बनाना है, डिफरेंट ऑर्बिटल बनाना है, और उसमें अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवाना है, वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाना है। हाँ, चलिए एक दो और एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। मान लो अगर तुमको दे रखा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर, स्पिन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन सब में से तुमसे जरूरी नहीं ये सारा पूछे, एग्जाम में कोई एक दो पूछेगा, या तो कलर बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हाँ, तो कैसे करेंगे, देखो आयरन दे रखा है, चलिए तो इस फर्स्ट जो है हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसको सेकंड में करेंगे। हाँ, तो आयरन दे रखा है FeCN होल 6। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कैसे निकालेंगे, x माइनस Cn पे कितना होता है 1 इंटू कितना Cn है 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -3। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना आ जाएगा +3। अब हमको पता है आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आयरन का, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d6 ये आता है। ये तो जो है न्यूट्रल फॉर्म में आयरन का होता है, लेकिन आयरन पे जो चार्ज कितना है +3, Fe+3 है, Fe+3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन s से एक यहां से जाएगा, कितना बचेगा 3d5। अब ये 3d5 जो आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को अपन जो है डिफरेंट ऑर्बिटल में पुट करते हैं वीवीटी के थ्रू। हाँ, तो चलिए इसमें जो है हम वीवीटी लगाते हैं, तो आयरन यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे इस पे जो है वीवीटी लगाएं, आयरन में कितना कौन सा ऑर्बिटल है, ये हम मान के चलो 3d 4s एंड ये है 4p। p में 3 ऑर्बिटल है, s में 1, d में 5। तो देखो D5 में जो है 5 इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 1 2 3 4 5, 5 है। अब मान लो कि इसमें जो है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। हाँ, तो अब ये जो है CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देगा, इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देगा। हाँ, तो नया अपने पास कैसा बन जाएगा ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। हाँ, और यहाँ पे 4s और यहाँ पे 4p नहीं बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 2 यहाँ पे खाली हो गया। अब जो CN आएगा, CN जो है अपना लोन पेयर कहाँ पे देगा, एक CN यहाँ पे देगा, दूसरा CN यहाँ पे देगा, तीसरा CN यहाँ पे देगा, फोर्थ CN यहाँ पे देगा, फिफ्थ CN यहाँ पे देगा, एंड सिक्स्थ CN यहाँ पे अपना लोन पेयर। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा पार्ट किया, 2D किया, एक S किया और 3P किया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, hybridization will be D2sp3, hybridization is D2sp3। अब देखो ये कलर शो करेगा, कलर वगैरह तो शो करेगा। हाँ, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए ये कलर शो करेगा। हाँ, लेकिन स्पिन क्या होगा, पहले जो है स्पिन कितना था इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन हो रहा था, अब जो है स्पिन इसका कम हो गया क्योंकि पेयरिंग हो गया है, तो स्पिन कैसा हो जाएगा, स्पिन लो, स्पिन लो स्पिन। पैरामैग्नेटिक तो रहेगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 की वजह से आ रहा था, पेयरिंग होने के बाद कम हो गया है, तो लो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, लो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, या ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ पेयरिंग। और क्या पूछा है, शेप पूछा है। हम शेप कैसा हो जाएगा, D2sp3 का क्या हो जाएगा, इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर शेप विल बी इनर ऑक्टाहेड्रल।
शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कलर हो गया, स्पिन हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ओके, तो ये था हमारा Fe6 का। अब देखते हैं कोबाल्ट के बारे में। हाँ, इसको रब कर दे, एक बार देख लेना अगर पोज करके अगर नहीं ये हो रहा है तो। हम इसको रब करते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। अगर हम देखते हैं CO ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट हमको पता है क्या, ये वीक लिगेंड होता है। ऑक्सलेट इज वीक लिगेंड, लेकिन कोबाल्ट के साथ में ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। हाँ, क्यों स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है? क्योंकि एक टॉपिक आता है जेडीटी। जेडीटी जो है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए तुम याद रख लो। जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए तुम जो है याद कर लो कि कोबाल्ट के साथ C2O4-2 जो है किस तरह से बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, हालांकि ये वीक होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग की तरह इसके साथ बिहेव करेगा, मतलब इसका पेयरिंग कराएगा। तो चलिए देखते हैं C2O4-2। हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, X माइनस, ऑक्सलेट पे कितना चार्ज होता है, -2, क्योंकि ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से कुछ, C डबल बॉन्ड O, O-, C डबल बॉन्ड O, O-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2O4। हाँ, तो इस पे कितना, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, एक ऑक्सलेट पे 2 माइनस है, -2, लेकिन टोटल कितना ऑक्सलेट है, 3 इज इक्वल टू ओवरऑल कितना है, -3। कितना आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू -3। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इधर आएगा, +3 आ जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पे कितना आ जाएगा, +3। तो कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d 4s2 3d7। ये जो है एटॉमिक फॉर्म में, बट आयनिक फॉर्म में कोबाल्ट जो है +3 में प्रेजेंट है, तो आयनिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर्गन 4s चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, कितना बचेगा, 3d6 बचेगा। हाँ, अब चलो इसका जो है हम VBT लगाते हैं इसमें। हम तो टोटल कितना है, 3d है, तो 3d ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4s, उसके बाद 4p होता है। दिस इज 3d 4s एंड 4p। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3d में 6। हाँ, 3d में 4s से जो है खाली हो गया है, 4s से जो है चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, अब क्या है कि C2O4-2 कोबाल्ट के साथ कैसा शो करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह, तो ये भी इसका क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा। ये यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा, ये सॉरी ये वाला यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा। हाँ, तो नया जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 खाली हो जाएगा। और ये S और ये P। अब जो है हमारा C2O4-2 आएगा, C2O4-2 ऑक्सलेट O-, पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से O-, एक इसको दे देगा, एक इसको, दूसरा O- आएगा, O-, एक इसको देगा, एक इसको देगा। हाँ, ऑक्सलेट C2O4-2 पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेना, दूसरा O-, आएगा, एक इसको देगा, एक इसको। तो टोटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्ट कर रहा है, 2d, एक S, 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो क्या शेप लिख सकते, शेप कैसा हो जाएगा, इनर है तो इनर ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 क्या हो जाएगा, इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल। अब स्पिन कैसा हो जाएगा, देखो पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया मतलब क्या, कि स्पिन कम हो गया, तो कैसा हो जाएगा, लो स्पिन, लो स्पिन, स्पिन लो स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट डायामैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। हाँ, कलर या कलरलेस, 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 बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है, तो कलर नहीं होगा। ओके, चलिए ये हो गया स्ट्रॉन्ग की वजह से। अब देखते हैं वीक लिगेंड में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी हमने देख लिया, क्या कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करा देता है। तो वीक लिगेंड क्या करता है, देखते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड कौन कौन सब होता है, पहले वही मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैं देख दिया हूँ, क्या X- मतलब Cr-, Br-, I- कुछ भी हो सकता है, H2O वाटर है या OH- है, C2O4-2 भी, एक्सेप्ट कोबाल्ट को छोड़ करके बाकी सबके साथ ये भी जो वीक की तरह ही बिहेव करता है। SCN-, अगर ये है तो इस केस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। इस केस में पेयरिंग नहीं होगा, जैसे का तैसे ही रहेगा, पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा।
क्योंकि ये वीक है, वीक से पेयरिंग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है, पेयरिंग उठा करके उधर डाल देता है। हाँ, वीक की वजह से पेयरिंग नहीं होगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। अगर मान के चलो ऑर्बिटल है हमारा क्या 4s 4p 4d, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पॉसिबल है? हाइब्रिडाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा, sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। अगर 5 है तो क्या होगा, sp3d, और 6 है तो कैसा हो जाएगा, sp3d2। हाँ, और इस केस में कैसा होगा, आउटर बनेगा, इनर बनेगा, आउटर बनेगा। हाई स्पिन, लो स्पिन, हाई स्पिन, हाई स्पिन। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ज्यादातर जनरली पैरामैग्नेटिक। कैसा बनेगा, पैरा मैग्नेटिक। हाँ, बिकॉज इस केस में पेयरिंग ही नहीं होगा, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं इसमें कैसे यूज होगा। तो फाइंड द शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर एंड स्पिन। तो इसमें जो है हम शेप हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर एंड स्पिन निकालेंगे किसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स का। इसमें देखो अपना जो लिगेंड है, लिगेंड इज वीक और स्ट्रॉन्ग। फ्लोरीन क्या है, X माइनस के फॉर्म में तो है, X माइनस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। तो F इज वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में चलिए देखते हैं, वीक लिगेंड का अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसमें देखेंगे कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का X मान लेते हैं। फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, कितना फ्लोरीन है 6, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3। नाउ अगर +3 है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, आर्गन 4s2 4s2 3d7 4s2 3d7। अब मान लो कोबाल्ट किस फॉर्म में है, +3, कोबाल्ट +3। तो इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। तो आर्गन क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से, क्या आ जाएगा, 3d6, ये आएगा कोबाल्ट 3d6। अब इसमें जो है अपने को वीवीटी लगाना है। चलिए वीवीटी लगाते हैं। क्या है, 3d में है इलेक्ट्रॉन, तो चलो 3d यहाँ पे बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। 3d के बाद क्या आता है, 4s, 4s के बाद क्या आता है, 4p, 4p के बाद 4d भी आता है। हाँ, जितना भी हमको जरूरत है उतना बना लेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे। हाँ, तो चलिए क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको बनाना है। हाँ, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन में अब ये क्या है, 3d, दिस इज 3d, और ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, और ये क्या है 4d। तो क्या इसमें पेयरिंग होगा, नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज वीक लिगेंड। वीक वाला पेयरिंग नहीं करता है, पेयरिंग ओनली कौन सा करता है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके नहीं जाएगा। तो जब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे नहीं दे सकता, बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड कहाँ पे देता है, जहाँ पे खाली वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल यहाँ पे देगा, F माइनस कहाँ पे देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, चौथा फ्लोरीन यहाँ पे, पांचवा फ्लोरीन यहाँ पे, 6 फ्लोरीन यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो इस बार जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3d में 2, d इस बार आउटर वाला आया है, इनर नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू sp3d2, sp3d2। अब sp3d2 है तो इसका शेप कैसा आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, sp3d2 शेप कैसा हो जाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, शेप आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आ जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और कलर होगा या कलरलेस होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसलिए कैसा होगा, कलर्ड। और स्पिन, हाई स्पिन, लो स्पिन, नो पेयरिंग मतलब हाई स्पिन, हाई स्पिन। ओके, चलिए अब जो है सिमिलरली जो है इसका MnBr 4 का निकाल सकते हैं। हाँ, कर करके देखना, ट्राई करना चाहिए, या फिर मैं ही कर देता हूँ। चलो देखो MnBr, चलो इसका जो है पोज करके एक बार लिख लेना, उसके बाद में MnBr 4 माइनस का करते हैं। चलो देखो MnBr 4 में फिर से इसका क्या करना है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाँ,
MnBr4 में जो है Mn का हाइब्रिडाइज सारी चीज निकालना है, तो Mn का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Mn का x मान लेंगे, Br का कितना होता है -1 इंटू 4, क्योंकि 4Br है इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो Br पे चार्ज सॉरी Mn पे चार्ज कितना आएगा +2। अब Mn का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5 ये होता है। अब +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, Mn+2 में से Mn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आर्गन 3d5। अब ये 3d5 का क्या करना है VBT करना। एज वी नो Br इज वीक लिगेंड बिकॉज x माइनस में ही ये आता है, वीक लिगेंड है। तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 4s 4p उसके बाद 4d बनाएंगे। हाँ, दिस इज 3d 4s 4p एंड 4d, इसमें भी 5 ऑर्बिटल है टोटल। हाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखो Br माइनस का पेयरिंग करेगा नहीं करेगा बिकॉज Br इज वीक लिगेंड। तो अपना खाली कौन सा है ये वाला और ये वाला। तो Br कहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक Br यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Br यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा Br यहाँ पे देगा, चौथा Br यहाँ पे देगा। हाँ, 4 ही Br है, तो कहाँ पे दिया 4s और 3p में। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 का शेप कैसा होता है, शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल, कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा पारा या डाया, पारा मैग्नेटिक, कैसा होगा पारा मैग्नेटिक। और कलर हो गया कलरलेस, कलर्ड। हाँ, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन हाई स्पिन। ओके, चलिए, तो इस तरह से जो है हम वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या कराते हैं हम वीक लिगेंड के से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है AIEEE में आया। देखो सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसने रिएक्शन दिया कि Na+2 से X- जो है रिएक्ट किया, मोनोवैलेंट है। X- कोई भी हेलोजन होगा, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो वो X- कैसा होता है वीक लिगेंड। फॉर्मेशन किसका कर रहा है NiX4-2। तो फाइंड शेप एंड n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और शेप बताना है इसका। हाँ, तो वीक लिगेंड है, सिंपली क्या करना है VBT लगाना है। तो चलिए देखिए, वीक लिगेंड अगर है तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना आ जाएगा, निकल का x, निकल को हम क्या मान लेंगे x माइनस x का कितना है -1, तो -1 इंटू कितना x है 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना -2, x - 4 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। हाँ, तो मतलब निकल पे चार्ज कितना आ जाएगा +2। अब देखो इस +2 पे जो है निकल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Ni28 होता है। इसका आर्गन 4s2 3d8 ये होता है। अब जो है Ni+2 निकालना है, Ni+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, क्या आ जाएगा आर्गन 3d8 ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2। अब ये जो है 3d8 का जो है अपन VBT लगाएंगे, क्या आएगा 3d में जो है 1 2 3 4 5 4s उसके बाद 4p। दिस इज 3d 4s एंड 4p। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। अब देखो x कैसा है अपना वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड जो है पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो अपना जो है x किस में इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें देगा, और x दूसरा इसमें देगा, और तीसरा x इसमें देगा, एंड फोर्थ वाला x इसमें देगा। हाँ, तो देखो अगर ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन s और p3 कितना आ जाएगा sp3 का जो है शेप कैसा आता है टेट्राहेड्रल, कैसा आता है टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और n पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, आंसर विल बी 2 एंड सॉरी शेप इज टेट्राहेड्रल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लेटिनम और प्लेटिनम। जनरली 4d और 5d का जितना भी मेंबर होता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक पे डिपेंड नहीं करता है, सारा का सारा जो है क्या होता है। अब प्लेटिनम और प्लेटिनम के केस में प्लेटिनम बोले 4d 5d का जितना भी मेंबर है
उस केस में स्ट्रॉन्ग वीक वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, सिर्फ 3D में स्ट्रॉन्ग वीक वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। 4D 5D में सारा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेटिनम किसका मेंबर है? 4D का मेंबर है। इस केस में वीक रहे स्ट्रॉन्ग रहे सारे पेयरिंग करेगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत शरीफ है 4D और 5D का मेंबर। वीक वाला भी आता है, इसको क्या करता है? पेयरिंग करवा देता है, खाली करा देता है जगह। ओके, तो चलिए देखते हैं प्लेटिनम, इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 4Cl है तो -4 इक्वल टू -2। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। तो Cl पे सॉरी Pt पे जो है चार्ज कितना आ जाएगा? +2। हाँ, ये किसके ग्रुप का है? प्लेटिनम NiPdPt। जैसा निकल का आएगा वैसा ही Pt का आएगा, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल का क्या आता है? आर्गन, तो इसका क्या आ जाएगा? क्रिप्टन। हाँ, Pt का क्या आ जाएगा? क्रिप्टन। 4s के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 5s2 और 4d8 ये आएगा। अब +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या बचेगा? क्रिप्टन 4d सॉरी क्रिप्टन 4d8 बचेगा। अब इसका जो है तुमको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाना है, हाँ, तो सॉरी वीवीटी लगाना है। तो यहाँ पे 4d हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 4d के बाद 5s, 5s के बाद 5p। दिस इज 4d, दिस इज 5s एंड 5p। अब देखो 4d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे Cl तो वीक है, लेकिन Pt के केस में जो है मतलब 4d और 5d के केस में ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसका क्या कर देगा? पेयरिंग करवा देगा। अगर पेयरिंग करवाएगा तो नया कैसा बन जाएगा? ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और ये खाली हो गया। ये खाली हो गया तो अब जो सॉरी Cl आएगा, एक Cl यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Cl यहाँ पे, तीसरा Cl यहाँ पे, चौथा Cl यहाँ पे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? ये D है, दिस इज 4D, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। DsP2 का जो है शेप कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब डाया मैग्नेटिक। कलर या कलरलेस? कलरलेस। तो वीक के केस में भी ऐसा आएगा। सिमिलरली NH3 में जो है यही आएगा। NH3 तो स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी पेयरिंग कर देगा, तो NH3 में भी पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे Cl की जगह पे NH3 आ जाएगा, और सेम जो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, स्क्वायर प्लेनर, डायमैग्नेटिक, कलरलेस, लो स्पिन, हाँ, और लो स्पिन, सेम उसके भी केस में आएगा। ओके, तो चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ZnCdHg, तो ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ ZnCd एंड Hg आर sp3 एंड डायमैग्नेटिक। क्योंकि इसके केस में जो है इनर जो है ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड ही नहीं होता, पेयर ही होता है, तो उसमें पेयरिंग कराने की कोई जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल चलिए हम करके देखते हैं एक दो का, चाहे वीक रहे या स्ट्रॉन्ग रहे 3D में इसका फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज एंड ऑलवेज ZnCdHg का जो है मेंबर कैसा रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और डायमैग्नेटिक रहेगा। क्लियर? चलिए करके देखते हैं। एक वीक का ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, दोनों के केस में सेम ही आएगा, वीक स्ट्रॉन्ग से फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये ले लेते हैं, तो इस केस में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट Zn का कितना आ जाएगा? x -4 इक्वल टू -2, क्योंकि Cl पे -1 होता है तो 4Cl -4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। अब Zn का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? आर्गन 4s2 3d10, क्योंकि एटॉमिक नंबर Zn का कितना होता है? 30। हाँ, अब जो है +2, Zn+2 का करना है। Zn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? s से, तो क्या आ जाएगा इसका? आर्गन 3d10, 3d10 यही आ जाएगा। 3d10, 3d10 आएगा। तो अब इस पे जो है हम VVT लगाते हैं, VVT लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ये है 3d, 3d के बाद क्या आ जाएगा? 4s, 4s के बाद क्या आ जाएगा? 4p, 4p। तो चलो अब इसमें जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 3d का 10 इलेक्ट्रॉन पुट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। तो क्या पेयरिंग का कोई गुंजाइश है? नहीं, सारे के सारे ऑलरेडी पेयर्ड हैं। तो Cl जो आएगा वो क्या करेगा? Cl आएगा, एक Cl यहाँ पे ऐड कर देगा, दूसरा Cl यहाँ पे, तीसरा Cl यहाँ पे, फोर्थ Cl यहाँ पे, हाँ, फोर्थ Cl यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। कैसा आएगा? sp3 आएगा। और डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, कैसा आ जाएगा? डायमैग्नेटिक। कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक। और क्या आ जाएगा? कलर या कलरलेस? कलरलेस। कैसा आ जाएगा?
कलरलेस। ओके, अब जो है इसके अगर हम वीक को हटा करके स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तो पेयरिंग करेगा ही, अगर इसके जगह पे हम सीएल के जगह पे क्या पुट कर देंगे, सीएन, तो सीएन भी क्या करेगा, सीएन का भी सेम जो है -1 होता है, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, Zn यही रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पुट कर देंगे, यहाँ पे सीएन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, दूसरा सीएन यहाँ पे, तीसरा सीएन यहाँ पे, चौथा सीएन, तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 डायमैग्नेटिक कलरलेस। ओके, तो ZnCdHg का मेंबर जितना भी रहेगा वो सारा का सारा कैसा रहेगा, sp3 एंड डायमैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं मेटल कार्बोनाइल, इंपोर्टेंट है ये मेटल कार्बोनाइल, 2024 में जो है क्वेश्चन आया था बोर्ड में एज इट इज। हाँ, और उस समय भी मैंने ये पढ़ाया था, एक दिन पहले भी मैं अपने बच्चे को पढ़ा करके ये भेजा था। हाँ, मेटल कार्बोनाइल इंपोर्टेंट है। सो इसमें क्या है, इन मेटल कार्बोनाइल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ट्रांसफर टू 3d, इलेक्ट्रॉन जो है 4s से किस में ट्रांसफर होता है, 3d में। तो चलो ये क्या है, मेटल कार्बोनाइल, कार्बोनाइल इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मेटल का 0, तो इस केस में जो है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, Na 0 होगा, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। तो चलिए हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का कितना होता है, निकल का कितना होता है 28, कितना हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d8, 4s2 3d8 ही आएगा। अब इसका जो है अपन वीवीटी लगाते हैं। हाँ, तो चलो वीवीटी लगाएंगे, क्या है, पहला 3d 1 2 3 1 2 3 4 5, उसके बाद 4s के बाद 4p, यही है। तो चलो अब जो है कितना इलेक्ट्रॉन को पुट करना है इसमें, सॉरी ये सारे का सारा है, क्योंकि निकल पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं। हाँ, तो कितना इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 3d में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में कितना करना है, 1 एंड 2। अब ये क्या करता है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो CO क्या करेगा, S से इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, ठीक है। तो नया अपने पास जो है ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, नया ऑर्बिटल ये बनेगा, नया 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला अनपेयर्ड था, लेकिन एक वहां से आकर के इसको पेयर कर देगा, ये भी अनपेयर्ड था, एक यहाँ से, अब ये वाला खाली हो गया, S खाली हो गया और ये खाली है ही, तो अब क्या करेगा, CO अपना इलेक्ट्रॉन, CO जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे देगा, दूसरा CO यहाँ पे, तीसरा CO यहाँ पे एंड फोर्थ CO यहाँ पे। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट डायामैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, हाई स्पिन लो स्पिन लो स्पिन। हाँ, कलर या कलरलेस, कलरलेस, हाँ, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर आता है। ओके, तो सिमिलरली CO6 का जो है कर सकते, CO6 का कैसे करेंगे, देखो सिमिलरली ये समझ में आया, तो यहाँ पे देखो CO6 का हम करेंगे, तो Cr पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, Cr का 0 आएगा, क्योंकि कार्बोनाइल का 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, Cr24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s1 3d5, ये आता है 4s1 3d5। तो चलिए एक बार पॉज करके जो है लिख लेना, इसको जो है हम करते हैं, इसको क्लियर करके। 4s1 3d5। हाँ, तो चलो यहाँ पे जो है 3d बना लेते हैं हम, 1 2 3 5, 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d आएगा। हाँ, तो चलो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3d में जो है 5 है, 1 2 3 4 5 और 4s में 1 है। हाँ, यही है ना, तो चलो ये क्या करेगा, CO इसका तो पेयरिंग करवाएगा प्लस इसको उठा करके यहाँ पे लाएगा। हाँ, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ पे डालेगा, इसकी पेयरिंग हो जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ पे जाएगा, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। अब ये अभी भी अनपेयर्ड है, तो इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देगा, तो नया अपने पास ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा पेयरिंग, 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, टोटल 6 पेयरिंग हो जाए, 5 इसका 1 उसका, 6 पेयरिंग हो गया। अब S जो है इस तरह से खाली है और P भी इस तरह से क्या है, खाली है, और ये क्या है, दिस इज 3D, ये क्या है 4S, ये क्या है 4P, 4P के बाद क्या आएगा, 4D भी आएगा, ये 4D, ये भी खाली है। तो अब जो है CO आएगा, एक CO जो है कहाँ पे, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, दूसरा CO यहाँ पे, तीसरा CO यहाँ पे एंड फोर्थ CO यहाँ पे
5th CO यहाँ पे एंड 6th CO यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और स्पिन, लो स्पिन इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल। और क्या होगा, कलर या कलरलेस, कलरलेस। हाँ, लो स्पिन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कॉपर का। कॉपर का भी एक स्पेशल केस आता है। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉपर क्या करता है, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कॉपर, तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो डी में ऑर्बिटल होता है वो निकल करके पी के लास्ट ऑर्बिटल में चला जाता है और डी खाली कर देता है। हाँ, कॉपर +2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3PyCN, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D ऑर्बिटल ट्रांसफर टू 4p, सो मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा रह जाता है, पैरामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल ये हम मान के चलते हैं CuNH3 होल 4 +2, यहाँ पे कॉपर किसमें है, +2 में है, इसका जो है डी में 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें 2 4 6 8 और एक 9। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हाँ, ये वाला जो है क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ये वाला क्या होगा, खाली। अगर खाली होगा तो इस तरह से 1 2 3 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, ये ऑर्बिटल खाली है। और S भी क्या है, खाली है। और P में भी जो है, P में लास्ट में जाता है ये। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, तो ये दो P का, ये दो जो है ऑर्बिटल खाली है। तो अब यहाँ पे जो NH3 आएगा, एक NH3 जो है अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, यहाँ पे, दूसरा NH3 कहाँ पे देगा, यहाँ पे, तीसरा NH3 यहाँ पे, एंड 4th NH3 कहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। हाँ, ये वाला तो फील्ड है। हाँ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। DsP2 का जो है शेप कैसा आता है, स्क्वायर प्लेनर। कैसा आता है, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस, n = 1, तो इसका वैल्यू कैसा आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो ये था हमारा VBT का पूरा कहानी। तो कुछ कुछ चीजें जो है VBT समझा नहीं पाता है, इसलिए जो है क्या आता है इसके बाद, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या क्या नहीं समझा पाता है, तो लिमिटेशन ऑफ VBT बोर्ड में पूछ देता है क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ VBT, VBT का क्या क्या लिमिटेशन है। तो चलिए देखते हैं, कैन नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर। अभी जो है हमने कुछ पढ़ा ना निकल वगैरह के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जाता है, इसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाता है। हाँ, निकल वगैरह में। लेकिन इसको CFT बोलता है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो एक्सप्लेन कौन करेगा, CFT। तो कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। VBT जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कुछ का तो कर देता है, सारे का नहीं कर पाता। हाँ, लिमिट फॉर ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल के लिए ही लिमिट रहता है। हाँ, VBT does not explain stability and color exhibited by complex। कलर कैसा एक्सिबिट करेगा कॉम्प्लेक्स, या फिर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो यहाँ तक था VBT। थैंक यू।